दोस्तों, हर एक बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन कौन से जीवन परिचय याद करके जाए, यानी किन किन कवियों का और किन किन लेखकों का, कि उसकी बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर आए। यानी दोस्तों, मैं आपको बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड का। तो देखिए, यूपी बोर्ड में दोस्तों 2 जीवन परिचय आता है। एक कवि का आता है, एक लेखक का आता है। उसमें ऑप्शन रहता है, 3 पूछेगा आपसे और आपको 1 करना रहता है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको केवल 4 जीवन परिचय बताऊंगा और उस 4 जीवन परिचय मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 2 जीवन परिचय जरूर फंसेगा। देखिए, मैं आपको 2 कवियों का बताऊंगा और 2 लेखकों का। ठीक है, तो पहले हम लेखक का देख लेते हैं, हम साथ में पढ़ भी लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों जो आपका यूपी बोर्ड है उसमें आपके 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय आएंगे, एक कवि का एक लेखक का। इसलिए आप लोग को जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो हमारा पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आपके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। दोस्तों, ये आपके इसलिए लगाया, ये लेखक है ना, तो इनको सम्मान देने के लिए लगाया गया है। ठीक है, वे मिर्जापुर की राठ तहसील में सदर कानूनगो थे। ठीक है, कानूनगो थे वो। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इनकी शिक्षा का आरंभ संस्कृत में हुआ। इसके बाद हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं पास की। ये कानून की परीक्षा में बैठे। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास करके ये कानून की परीक्षा में बैठे, किंतु उत्तीर्ण ना हो सके। उत्तीर्ण मतलब होता है दोस्तों पास नहीं हुए। ठीक है, यानी फेल हो गए। इसके बाद ये मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में अध्यापक हो गए और उसके बाद ये मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में क्या हो गए, अध्यापक हो गए। इसी समय से इनकी लेख पत्र पत्रिकाओं में निकलने लगे। इसी समय से जो ये लिखते थे, लेखक थे ना, तो जो कुछ लिखते थे वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और इनकी विद्वानता की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। यानी कि आप मान सकते हैं इनकी चारों तरफ तारीफ होने लगी। सन 1908 में ये हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक नियुक्त हुए। ठीक है, अंत में ये हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के प्रोफेसर हुए और बाबू श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया। तो आप लोग पेपर में इनका साहित्य में योगदान भी लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो इसे लिख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्ल जी हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के मर्मज्ञ, श्रेष्ठ समालोचक, मौलिक निबंधकार तथा कुशल अन्वेषक थे। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के द्वारा समालोचना का नवीन आदर्श उपस्थित किया। उनमें भारतीय तथा पाश्चात्य समालोचनाओं कलाओं का अद्भुत समन्वय है। वास्तव में हिंदी में वैज्ञानिक ढंग के व्याख्यात्मक समालोचनाओं का आरंभ शुक्ल जी से होता है। शुक्ल जी ने प्राय साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग के निबंध लिखे। ये एक निबंधकार भी थे दोस्तों। आलोचना के साथ साथ अन्वेषक और गणवेशक की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में पर्याप्त मात्रा में थी। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और एक नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास इसका उदाहरण है। इस शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत है। शुक्ल जी ने क्या कहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि का ही क्षय करता है। दोस्तों, कुसंग मतलब होता है ना बुरी संगति, कि जो बुरी संगति का जो हमें प्रभाव होता है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमें बुरी तरफ ले जाता है, इसलिए हमारी बुद्धि का भी क्षय होता है। यही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो आप लोग पेपर में इस प्रकार से लिखिएगा रचनाएं, क्योंकि जो आपका जीवन परिचय रहेगा उसमें 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहेगा, 2 नंबर का आपका रचनाएं आएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी हैं। उनकी रचनाएं निम्न है। देखिए, निबंध संग्रह, यानी उन्होंने निबंध में क्या लिखा था, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। ठीक, फिर इतिहास, उन्होंने इतिहास में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद आलोचना, तो आलोचना में क्या था, सूरदास, रश्मिमास और त्रिवेदी। ठीक है, और संपादक में क्या है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका और आनंद कंदामनी। ठीक है,
और अन्य रचनाएं भी थीं, तो इसमें दिया है इनके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी ने कहानी में इन्होंने क्या लिखा था, 11 वर्ष का समय, ये इनका एक कहानी है, आप लोग को याद रखना है। काव्यकृति यानी कि अभिमन्यु वध, ठीक है, लिखा था इन्होंने, की रचना की एवं अन्य भाषाओं में कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगर्स नीच का भारतवर्षी विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्धि चरित्र काव्य आदि प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी हिंदी की भी तैयारी करवाई जाएगी। आपको जो भी काव्य है, काव्य खंड है, गद्य खंड है और संस्कृत खंड है, उसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जिससे आप पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, हम लोगों ने रचनाएं पढ़ ली हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला जीवन परिचय जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह है जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए दोस्तों, लेखकों में ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल क्या है दोस्तों, देखिए 1889 ई में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 48 वर्ष की आयु में, ये है 4 और ये हमारा 8 होता है, यानी कि 48। ठीक है, वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के धनी वैश्य घराने में हुआ था। ठीक, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने से वे अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर सके। इन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी, अतः ये घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ने लगे और अपने परिश्रम से इन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। ये अपने व्यापार की देखभाल के साथ साथ हिंदी की सेवा भी करते रहे। ये स्वभाव से बड़े सरल, मिलनसार तथा भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक थे। इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1937 में 48 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। ठीक है, अब इनका साहित्य में योगदान देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, प्रसाद जी ने अपनी प्रतिभा बल से साहित्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों में ही क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों के ही द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। अतः इनकी साहित्यिक सेवाओं को 2 प्रमुख रूपों में बांटा जा सकता है, गद्यकार के रूप में और पदकार के रूप में। गद्यकार के रूप में प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी लिखे। इनके नाटकों में भारत का अतीत गौरव, संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना आदि अपूर्व रूप से चित्रित हुए हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन तथा दृश्य विद्वान में प्रसाद जी के नाटक अपूर्व हैं। इनके उपन्यासों में मानव जीवन का यथार्थ चित्रण है। अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही प्रसाद जी ने इन उपन्यासों में सत्य के सुंदर और असुंदर दोनों ही रूपों का चित्रण किया है। ठीक है, निबंधकार के रूप में प्रसाद जी ने हिंदी की महान सेवा की है। इन निबंधों में विषय को स्पष्ट करने तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रसाद जी ने भारतीय तथा पाश्चात्य सिद्धांतों का आश्रय लिया है। ठीक है दोस्तों, प्रसाद जी ने एक कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में अनुपम सेवा की है, यानी कवि के रूप में। ठीक है, ये आधुनिक काल में छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों में से एक उच्च स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में इनकी भावात्मक अनुभूति तथा कवि प्राणोचित सहृदयता निराली है। सुविख्यात साहित्यकार रमेश चंद्र शाह ने जयशंकर प्रसाद के संबंध में लिखा है, प्रसाद जी का दर्शन। किसने लिखा है? सुविख्यात साहित्यकार रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। प्रसाद जी का दर्शन भारतीय इतिहास प्रभाव में अर्जित, गंवाई गई और फिर से प्राप्त नैतिक एवं सौंदर्यात्मक तथा व्यवहारिक और रहस्यात्मक दृष्टियों का समन्वय करने का साहित्यिक प्रयास है। उनका संपूर्ण कथा साहित्य गहरे मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की नींव पर खड़ा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं क्या हैं। तो देखिए, प्रसाद जी भी प्रतिभा बहुमुखी है। प्रसाद जी की जो प्रतिभा है क्या है? बहुमुखी है। इन्होंने अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाखा दत्त, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, एक घूंट
आदि नाटक लिखकर भारतीय इतिहास में आदिकाल के उज्जवल रूप को हमारे सामने रखा। यानी कि ये सब क्या है, इनके नाटक हैं। ठीक, रचनाएं में क्या है, नाटक है। तितली और कंकाल इनके उपन्यास हैं। इनके 2 उपन्यास, इन्होंने तीसरा लिख रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आंसू इनके सहानुभूति व्यंजक छंदों का संग्रह है। ठीक है। कामायनी इनकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या, कामायनी। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि कामायनी किसकी रचना है। ठीक, इस महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। किस पर, कामायनी पर। ठीक है, ये महाकाव्य है। चित्रधार में उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं। अन्य पुस्तकों में इनकी बात की संग्रहित कविताएं हैं। ठीक है, यानी जो चित्राधार है इनमें उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं और जो अन्य पुस्तक है उनमें इसके बाद की जो संग्रहित कविताएं हैं वो है। ठीक है। अब देखिए, भाषा वगैरह आप लोग को पढ़ना नहीं, आप लोग को जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ना है। ठीक है। अब चलिए हम आगे, हमने लेखकों का जीवन परिचय देख लिया, हम 2 कवियों का जीवन परिचय देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय है कवियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सूरदास का भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग का हम जीवन परिचय देखेंगे, सूरदास और तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जीवन परिचय। तुलसीदास का जो जन्म था 1532 में हुआ था और जो मृत्यु थी वो थी 1623 में। ठीक है, यानी तुलसीदास का जन्म 1532 में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, सरयूपुरम ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था वो ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। जन्म से ही माता पिता द्वारा परित्यक्त, यानी कि पिता द्वारा इनको घर से निकाल दिया गया था, ऐसा समझ लीजिए। इनको जन्म से ही निकाल दिया गया था। इसके कारण होने के कारण इनका बचपन जो था ना बड़े दुख में बीता था। ठीक, सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरसिंह दास से हो गई, जिनके साथ ये तीर्थ स्थानों में घूमते रहे और विद्या अध्ययन भी करते रहे। यानी इनकी जो भेंट थी वो बाबा नरसिंह दास से हो गई और उनके साथ ये बहुत सारे तीर्थ स्थानों में घूमे और साथ साथ विद्या का अध्ययन भी करने लगे। उन्हीं के साथ काशी में जाकर इन्होंने शेष सनातन नामक गुरु के पास 15 वर्षों तक वेद शास्त्र, दर्शन, पुराणों का अध्ययन किया। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक। ठीक है। तत्पश्चात वे अपनी जन्मभूमि लौटे। उसके बाद वो कहाँ लौटे, अपने जन्मभूमि यानी अपने घर, समझ सकते हैं। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ठीक है। ये उसे अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वह अपने मायके चली गई। ये उसके वियोग को सहन न कर सकें और भीषण वर्षा में ही नदी को 100 के द्वारा पार कर आंधी रात के समय पत्नी के पास पहुंचे। ठीक है। इसके इस कार्य से रत्नावली क्षुब्ध होकर बोली, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही काम किया था। तब जो उनकी पत्नी थी रत्नावली बोली क्या, अस्थि चर्म मह देह मम तासो ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवित। ठीक है, उनकी पत्नी बोली। इसके बाद ये बातें इनको ऐसा चुभी, यह बात इन्हें ऐसे चुभी कि वे तुरंत ही उल्टे ही पैर लौट गए। ठीक, और काशी जाकर सन्यासी हो गए। इनका शेष जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 में वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा प्रचलित है। क्या है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है। अब इनका साहित्य में योगदान देख लेते हैं थोड़ा। तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है। राम उनके आराध्य हैं। ठीक है, यानी उनके जो ईश्वर थे वो राम को मानते थे, मतलब तुलसीदास जी राम को मानते थे। ठीक है। अब देखिए, उनके राम निराकार, अजन्मा, अनादि और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन पापियों के नाश और धर्म के संस्थापन के लिए वे आकार विशेष रूप में प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने महान समन्वयवादी लोकनायक थे।
धर्म के क्षेत्र में उन्होंने शैव एवं वैष्णव का और आदर्श क्षेत्र में उन्होंने अद्वैत एवं विशिष्ट दैत्यवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में भक्ति, ज्ञान एवं कर्म का और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय भी तुलसीदास जी ने किया। ठीक है। रामचरितमानस पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है। आप लोगों ने, हो सकता है बहुत लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी ग्रंथ है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय उपस्थित किया। इसमें तुलसीदास जी ने पग पग पर राम के जीवन के मर्यादापूर्ण आचरण की प्रतिष्ठा की है। जन सामान्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हरिऔध जी के शब्दों में कह सकते हैं कि, किसके शब्दों में? हरिऔध जी के शब्दों में, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी जो तुलसीदास ने कविता करके नहीं, जो कविता थी वो तुलसीदास की कला को रची। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इनके थोड़ी रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। ठीक है। और हमारे चैनल पे बेसिक मैथ की भी तैयारी करवाई जाती है। अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामलला, नहचू, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, बरवे रामायण। ठीक है। क्या है? बरवे रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, दोहावली, कृष्ण गीतावली। दोस्तों, आप इन रचनाओं में से 2-4 रचनाएं याद कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में रचनाएं 2 नंबर में पूछी जाएंगी, तो कम से कम 4 से 5 आप लिख के आएंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब हम लोग सूरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप 4 जीवन परिचय में से चारों के चारों याद कर लेंगे तो आपका पेपर में दोस्तों 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। जीवन परिचय देखिए, किसका? सूरदास का। सूरदास का जो दोस्तों जन्म था वो कब हुआ था? 1478 में। ठीक है। और जो उनका मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1583 में। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1583 में। ठीक है। अब देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि और ब्रज भाषा के अमर गायक सूरदास का जन्म सन 1478 ई के लगभग दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। हुआ था नहीं दोस्तों, हुआ था बताते हैं, यानी कि लोग बताते हैं, अभी कोई निश्चय नहीं है कि कहाँ हुआ था। और डॉक्टर हरिशरण शर्मा एवं अन्य विद्वान मथुरा के निकट रुनकता के पास शाही नामक ग्राम में हुआ बताते हैं। यानी कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में बताते हैं, और डॉक्टर हरिशरण शर्मा और अन्य लोग कहाँ बताते हैं? मथुरा के निकट रुनकता के पास शाही नामक ग्राम में हुआ बताते हैं। विद्वानों का मत है कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्मांध होने के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रकृति के नाना व्यवहार, मानव स्वभाव की भी जन्मांध दोस्तों का मतलब होता है जन्म से ही अंधा होना। प्रकृति के नाना व्यवहार, ठीक दोस्तों, मानव स्वभाव की विविधता तथा रंगों के चित्र को देखकर इनकी जन्मांधता के विषय में सहसा विश्वास नहीं होता। यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी। उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर सूर सागर की रचना की और अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के आदेश पर, ठीक है, यानी कि आज्ञा पर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर सूर सागर की रचना की थी। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 के लगभग हुई। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विदुल वहाँ उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी निम्नलिखित पद गाया था। यानी उन्होंने अंतिम समय क्या गाया था? निम्नलिखित पद गाया था। क्या गाया था? भरोसे दृढ़ इन चरणन के रो
श्री बल्लभ नखछंड, छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो। ठीक है, अब इनके साहित्य में योगदान को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, सूरदास जी मूलतः भक्त कवि हैं। इनकी भक्ति शाखा भाव की है। श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्त हृदय के विभिन्न उद्गार उनके काव्य में व्यस्त हुए हैं। उन्होंने अपने आराध्य की बाल लीलाओं और प्रेम क्रीड़ाओं का बहुत ही तन्मयता से चित्रण किया है। सूर ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का व्यापक चित्रण अपने काव्य में किया है। वस्तुतः सूर के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ग युग की संज्ञा से अभिहित किया जा सका। सूरदास श्रृंगार और बाल्य के अनूठे कवि हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर में जितना सहृदयता तथा भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वांगिदध्यता भी। निश्चय ही वे हिंदी साहित्यकाश में सूर्य हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं थोड़ी कम है, देख लीजिए। सूरदास के ग्रंथों में सूरसागर एक रचना है, सूरसारावली और साहित्य लहरी ही हमें प्राप्त है। यानी जो सूरदास जी के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें 3 रचनाएं प्राप्त हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर कवि सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला, गोपी प्रेम, मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद आदि का वर्णन। संवाद मतलब होता है दोस्तों बोलचाल, यानी उद्धव गोपियों में। और सूरसारावली सूर सागर का संक्षिप्त संस्करण है। जो सूरसारावली है उस सूर सागर जो ग्रंथ है उसका संक्षिप्त संस्करण है। ठीक है, और संस्करण मतलब वर्जन समझ सकते हैं। और साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी की भी तैयारी अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।